हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक लेक्चर सीरीज हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप सभी की हेल्प करने के लिए। चाहे आप एक लॉ ग्रेजुएट हो जो जुडिशरी की तैयारी करो, या फिर आप अभी भी कॉलेज के अंदर ही हो। हमारी कोशिश ये है कि इस लेक्चर सीरीज में हम आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक भी बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाएं, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो पाए। और जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी ना, तब ही जाके आप लीगल फील्ड के अंदर जो है एक्सीलेंस एक्वायर कर सकते हो। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच पे रहे, चाहे आप जुडिशरी के अंदर हो, लिटिगेशन में रहो, कोई और दूसरा फील्ड चूज कर लो, आपको लॉ के ऊपर कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। और स्पेसिफिकली अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जो आपके एग्जाम होने वाला है जुडिशरी का वो पुराने पैटर्न पे होगा, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच से क्वेश्चन आते थे, जैसे कि हमारा दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, बट अदर स्टेट में नॉर्मली डायरेक्ट बेस्ड अप्रोच पे चला कर जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है ना, जब से 3 ईयर मैंडेटरी रूल आए, तब से आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, एग्जाम ना, पिछले एग्जाम के ऊपर आप बेस बना के तैयार कर सकते हो, लेकिन आप 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आपको चेंजिंग पैटर्न देखना होगा कि फ्यूचर में मुझसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये नहीं कि पहले क्या पूछे जा रहे हैं, नहीं, आप तो क्या करोगे, पास्ट में जीरो, एग्जाम तो आपको फ्यूचर में क्रैक कर रहे हैं। तो ये गलती मत कर देना कि सिर्फ डायरेक्ट पढ़ के जा रहे हो और बिल्कुल छाती चौड़ी करके जाओ कि अब तो एग्जाम क्लियर होगा, नहीं होगा। आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। और हमारी कोशिश यही है कि इस लेक्चर सीरीज से आपको उस रेस में बनाए रखें, ताकि आप बाकी लोगों से भी कंपीट कर पाओ। और एक बात का जरूर ध्यान रखना, जो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं, हम जो क्लासेस लेते हैं, चाहे हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो या स्पेसिफिकली फाउंडेशन बैच की, हम क्या करते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। यानी कि टीचर भी बोलेंगे और बच्चे भी अपने इनपुट देंगे। जब तक वो काम नहीं होता, कोई भी जो क्लास सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। अब यहां पर आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखने वाले यूट्यूब पर, तो यहां पे वो 2 वे कम्युनिकेशन इंस्टेंटली होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई, जब भी आप कोई वीडियो देखो ना हमारा, आपको उसके अंदर कुछ डाउट है, ठीक है, आप कुछ इनपुट देना चाहते हो कि सर ऐसे समझ में नहीं आया, क्या आप ऐसे बताओगे, तो आप जब तक ये हमें इनपुट नहीं दोगे ना, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा क्या एक्चुअल में आपको हेल्प मिल रही है इस लेक्चर से फिर नहीं। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इनसे हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है। फिर आपके जो भी सजेशन हो जरूर बताना, हम वो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जितने भी लेक्चर्स है सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, हम ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देखना। उसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था हिंदू मैरिज एक्ट का। आज जो हम कवर करने वाले हैं उसी के कंटिन्यूएशन में है। और जो आज का टॉपिक है ना, दिखने में बहुत सिंपल है, हो सकता है कि बहुत से लोग उसको ओवरलुक भी कर जाते हो कि यार ये क्या हो गया, ये तो नहीं पढ़ना, बहुत सिंपल सी चीजें, एक ही तो लाइन लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं। लेकिन नहीं, जैसा मैंने बोला, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और ये जो प्रोविजन है, जैसे मैंने बोला, ओवरलुक करते हैं बच्चे, और यही होती है गड़बड़। आप यही नहीं देखते हो कि यार ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है भी या फिर नहीं है, क्या किसी एग्जाम में पूछे जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा। आप तो देखते हो यार, एक लाइन का प्रोविजन है, छोड़ो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फर्स्ट सेक्शन है, कौन इतना ध्यान देगा। नहीं, ये एक लाइन आपके लिए सिलेक्शन और रिजेक्शन का कारण बन सकती है, इसलिए इस एक लाइन को मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो जुड़ा हुआ है एक्सटेंट से, एक्सटेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब ये एक्सटेंट क्या होता है, देखिए, जब भी किसी भी देश के अंदर कोई लॉ बनाया जाता है ना, तो उसका एरिया फिक्स होता है कि वो कहां कहां पर एप्लीकेबल है। क्योंकि इमेजिन करो, आपने एक लॉ बना दिया है ना, और कल को कोई इंडिविजुअल आके बोलता है सर मैं तो इंडिया का लॉ यूके में अप्लाई करूंगा, क्या ये सेंसिबल बात लग रही है क्या? यूके वाले बोलेंगे भैया आप कौन, आप अपनी कंट्री का देखो ना, हमारे यहां पे क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो यानी कि हर एक एक्ट एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, ठीक है, डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर होता है, जिसके ऊपर ही वो लॉ एप्लीकेबल है। आप कहीं और पर जगह पर जाके उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ये है एक्सटेंट। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं, हिंदू मैरिज एक्ट की, तो जो उसका एक्सटेंट है ये आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 1 के अंदर, ठीक है, कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 1 में। अब देखो, मैं आपको ये और क्लेरिफाई कर देता हूं टॉपिक सीरियस क्यों है। अभी आपको लग रहा होगा ना सर तो बस वो बच्चों को लाने के लिए जबरदस्ती लेक्चर बढ़ाने के लिए चीज कर रहे, नहीं, मैं आपको बताता हूं टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए,
समझिए ये जो हमारा एक्ट है ये कब आया है 1955 के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट आ चुका है। और ये जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूं ना, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्लेरिफिकेशन दिया था 2013 के अंदर। यानी कि इतने साल लग गए इस चीज को क्लेरिफाई करने में, और इतने साल तक जो चीजें चल रही थी वो गलत थी। आप जब 2013 का जो मैं जजमेंट आपको रेफर करूंगा, जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा इतने सालों तक तो कोर्ट कितनी गलत अप्रोच लेके चल रहे थे। यानी कि इतने सालों तक कोर्ट को ही समझ में नहीं आता इसको अप्लाई कैसे करना है। 2013 में जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लेरिफाई किया। तो यानी कि ये दिखने में सिंपल लग सकता है, कोई आपको ये बोल देगा अरे यार ये तो सिंपल टॉपिक है, नहीं है सिंपल, आपको समझने की जरूरत है। हमारी यही कोशिश है, जितना समझोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो यहां पे आप देखिए सेक्शन 1 ये बात करता है एक्सटेंट की। अब यहां पे जो हमारे लिए चीज जरूरी है सेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब यहां पे सबसेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं, रीड करना। आप सभी अपने ब्रैकेट ओपन करके रखो ताकि आप साथ के साथ आप भी रीड करते रहो। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज domiciled in the territory to which this act extends who are outside the said territory। अब यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं सबसेक्शन 2 को दो पार्ट में डिवाइड करूं तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहला पार्ट बात कर रहा है इंडिया की, यानी कि जो आपका एक्ट है होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होने वाला है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। लेकिन जो सबसेक्शन 2 का सेकंड पार्ट है वो है ट्रिकी पार्ट, और उसने ही प्रॉब्लम क्रिएट की हुई थी। अब जो ट्रिकी पार्ट है ना, ये डील करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, अब ये क्या होता है? देखिए अभी मैंने बोला ना इंडिया के अंदर लॉ बना है, और आप बोलोगे नहीं मुझे यूके में अप्लाई करना है, तो वो मना कर देंगे, अप्लाई नहीं करने देंगे, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना एक लॉ होता है। लेकिन सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसे लॉ हो सकते हैं जहां पर आप उस लॉ की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी कर देते हो, एक्सटेंड कर देते हो उसे, कि लॉ बना है इंडिया के अंदर लेकिन अप्लाई हो रहा है यूके, यूएस, जापान, स्वीडन, हर जगह। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, और ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि भैया कब आपको हिंदू मैरिज एक्ट लगाना है या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का वो पर्टिकुलर एक्ट लगाना है। ओके, तो ये समझने के लिए मैं फिर से एक और एक एक्स्ट्रा बेसिक चीज आपको क्लियर करता हूं, है ना। अगर आपको चीज नहीं पता है तो आज के इस लेक्चर में आपको पता चल जाएगी। लेक्स लोकी एंड लेक्स फोरी। अब ये क्या चीज होती है? लेक्स लोकी एंड लेक्स फोरी। देखिए लेक्स लोकी एंड लेक्स फोरी एप्लीकेबिलिटी बता दे किसी भी एक्ट की कि अप्लाई कैसे होगा। अगर मैं बात करूं ना लेक्स लॉकी, अगर हम बात करें लेक्स लॉकी तो होता है लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड यानी कि क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी सूट फाइल करनी है, क्रिमिनल केस फाइल करना है, जो भी करना है, अब उसमें लॉ कौन सा अप्लाई करना है, तो यहां पर यह कंफर्म करने के लिए कि लॉ कौन सा अप्लाई होगा आपको देखना होता है कि वो लॉ लेक्स लॉकी है, लेक्स फोरी है। लेक्स लॉकी का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि जिस टेरिटरी के अंदर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, किसी भी पार्टी का राइट अराइज हुआ है ना, उस टेरिटरी का लॉ एप्लीकेबल होने वाला है। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी पार्टी है, ठीक है, कोई भी पार्टी जिसका राइट अराइज हुआ है, कहां पर राइट अराइज हुआ है, कहां पर? इंडिया के अंदर। किसी भी पार्टी का राइज कहां पर अराइज हुआ है, राइट कहां पर अराइज हुआ है? इंडिया के अंदर। लेकिन ड्यू टू द एक्सटेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कोर्ट्स जुरिसडिक्शन क्या हो गया कि वो मैटर फाइल हो गया यूएसए के अंदर। मोस्टली देखो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जब आप ट्रेडिंग करते हो, मोस्टली आपको कमर्शियल ट्रांजैक्शन में चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या हुआ, आपका कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अराइज हुआ है? इंडिया के अंदर हुआ, लेकिन एक पार्टी कहां पर रह रही है? यूएसए में रह रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी इंडिया में हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन भी इंडिया में अराइज हुआ है, तो अगर आपने यूएसए में वो मैटर फाइल कर भी दिया ना, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा?
ये वाला लॉ, यानी कि जिस एरिया में, जिस जुरिस्डिक्शन के अंदर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, वो वाला लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं लेक्स लॉ की, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड। अब बात करते हैं हम लेक्स फोरी की, यानी कि लॉ ऑफ द फोरम। अब ये जो लॉ ऑफ द फोरम है, उसका मतलब क्या है कि भैया जिस कोर्ट के अंदर आपने मैटर फाइल किया है ना, उस कोर्ट के अंदर जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो ही आपको उस मैटर में अप्लाई करना होगा। कैसे? हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट सपोज कि आपने क्या किया, वो जो लॉ था वो किसका अप्लाई किया? इंडिया में। लेकिन भैया मैटर कहां पर चल रहा है? यूएसए के अंदर। तो अब जो एविडेंसेस कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रोसीजर है, वो आपको कहां का फॉलो करना पड़ेगा? यूएसए का। बिकॉज आपका फोरम यानी कि कोर्ट कहां पर एस्टेब्लिश्ड है? यूएसए के अंदर। यानी कि जब भी आप लॉ ऑफ द फोरम की बात करते हो, तो जिस एरिया में, जिस जुरिस्डिक्शन में आपने मैटर फाइल किया है, उस जुरिस्डिक्शन का लॉ अप्लाई करना पड़ता है। अब यहां पे क्या बात है कि जो आपका लेक्स फोरी है, नॉर्मली ये होता है आपकी प्रोसीजरल लॉ। ये कौन से होते हैं आपके? प्रोसीजरल लॉज, यानी कि आपके जितने भी प्रोसीजर लॉज, सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, ये सब क्या है? आपके प्रोसीजरल लॉज है। इसलिए क्या कहलाता है? ये लेक्स फोरी। और वहीं पे जो आपके वो सारे लॉज जो सब्सटेंटिव राइट से डील करते हैं आपके, ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉर्मली लेक्स लोकी होते हैं। तो यहां पे बात आती है कि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, वो लेक्स लोकी में आएगा या लेक्स फोरी में आएगा? ये किसके अंदर फॉल करेगा? तो देखिए, ये है ट्रिकी पार्ट। ये क्यों ट्रिकी पार्ट है? क्योंकि जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, वो लेक्स लॉकी भी नहीं है, लेक्स फोरी भी नहीं है। इसकी एक अलग कैटेगरी वो है पर्सनल लॉज की। अब पर्सनल लॉ की एप्लीकेबिलिटी एंड एक्सटेंट अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है ना। आई होप ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, लेक्स लॉकी एंड लेक्स फोरी। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पे सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 2 की, जो डील कर रहा है आपके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ। अब यहां पर ये बोला गया है, अप्लाइज आल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरी। अब यहां पे कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है बोल क्या रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या बोलता है। इस लाइन की जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, या फिर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन बताऊं वो क्या है। लेट सपोज ए एक हिंदू है, ठीक है, ए एक हिंदू है और वो रह रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो कहां रह रहा है? इंडिया के अंदर रह रहा है। अब देखो, जब तक वो इंडिया के अंदर रह रहा है, तब तो सिंपल सी बात है ना, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 का पार्ट 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्ट ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लेट सपोज ए जो है वो कहां पर चला गया? यूएसए। कहां पर गया है वो? यूएसए। वैसे तो यूएसए कोई जाने की जगह है नहीं अब, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट बिल्कुल पागल हो रखे हैं, अजीब अजीब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, हर किसी से लड़ाई करने को चालू हो गए। पहले वो रशिया के साथ उनका इशू चल रहा था, फिर उसके बाद ईरान से चल रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए फिर से इशू क्रिएट कर दिया, यूरोपियन यूनियन के साथ इशू चल रहा है। तो यूएसए बचा नहीं है वैसे, रहने लग जाएगी, बट स्टिल हम मान लेते हैं कि भैया एक ही किस्मत खराब थी, वो चला गया यूएसए। यानी कि ए अब कहां पर रह रहा है? यूएसए के अंदर, यानी कि वो यहां से गायब हो चुका है। ओके, वो यहां से गायब हो चुका है। अब बात ये है कि अब क्या ए के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 यही बात बोलता है। यहां पर ये बोला गया कि भैया ए चाहे इस टेरिटरी के अंदर ना रह रहा हो, ठीक है, इस टेरिटरी के अंदर ना रह रहा हो, बट ए इज स्टिल डोमिसाइल ऑफ इंडिया। अगर ए अभी भी इंडिया का डोमिसाइल है, तो ऐसी सिचुएशन में ए के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट को ही अप्लाई किया जाएगा। डजंट मैटर ए इस टेरिटरी में रह रहा है या फिर इस टेरिटरी के बाहर रह रहा है। तो यानी कि यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, वर्ड डोमिसाइल, ठीक है, हमारे पास क्या वर्ड इंपॉर्टेंट निकल के आया? डोमिसाइल। डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डोमिसाइल क्या होता है, इसको आप 2 मिनट के लिए होल्ड करके रखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं और एक और चीज आपको क्लेरिफाई करता हूं। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जब मैंने बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट को क्या कर रहे हो आप, इस तरीके से अप्लाई कर रहे हो यूएसए के अंदर भी, तो आप बोलोगे सर आपने इनिशियली तो बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बात हो जाएगी। देखिए, ऐसा हो सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जो पावर दी गई ना इस तरीके का लॉ बनाने के लिए, ये आपको दी गई है आर्टिकल
245 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 245 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बात करता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बना दे जिसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी है तो लॉ, वो वाला लॉ इनवैलिड नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 245 क्लॉज 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वाला लॉ बना सकती है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि उस लॉ की वैलिडिटी को कहां पर दिया गया है? आर्टिकल 245 क्लॉज 2। अब जब ये वैलिडिटी दे दी गई ना, तो अब जो इंडियन कोर्ट्स थे उन्होंने अपना ही दिमाग लगाना चालू किया। कैसे? इशू यहीं पर अराइज हुआ कि जब उन्होंने इस लॉ को सही से अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? अब यहां पे उन्होंने बोला कि सर देखो, आर्टिकल 245 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन दे सकते हो। अब उन्होंने बोला सर आप आ जाइए, हमारे पास सामने जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है, इसका जो सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, यह आपको पावर दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बना रहे हो किसका, हिंदू मैरिज एक्ट का। ठीक है सर, हमें ये भी समझ में आ गई। अब उसके बाद उन्होंने बोला हमने ये दो प्रोविजन तो रेफर किए, उसके बाद हम रेफर करेंगे सेक्शन 2 ऑफ अगेन हिंदू मैरिज एक्ट। ये तीन प्रोविजन हम रेफर करेंगे और इन तीन प्रोविजन को हम कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारा सेक्शन 2 है वो बताता है हु इज हिंदू, यानी कि ये जो एक्ट है किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो उसमें बोला गया हिंदू और उसके जितने भी वेरिएशंस हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। वो सारे लोग जो क्या है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, हिंदुज्म के अंदर आ जाएंगे। तो यानी कि इन सारे लोगों को किस में डाल दिया गया, हिंदू की कैटेगरी में। और फिर क्या बोला गया कि भैया ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, इन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो जब ये सब एप्लीकेबल होगा तो क्या हो जाएगी, सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अब क्या होने वाला है कि यहां पर जब ये तीनों लॉ आप अप्लाई किए तो इंडियन कोर्ट्स ने बोलना चालू कर दिया कि भैया ये जो लॉ है ना सारे हिंदूज पे एप्लीकेबल है, फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू इंडिया में डोमिसाइल है कि नहीं है। देख रहे हो कितनी गलत इंटरप्रिटेशन दी है। यानी कि उन्होंने ये बोल दिया कि अगर एक इंडिविजुअल है जो यूएसए के अंदर रह रहा है ना, और वो क्या है, हिंदू है, तो अब ऐसी सिचुएशन में उसके साथ क्या हो जाएगा, आप उसमें हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई कर सकते हो। इतनी वाइड इंटरप्रिटेशन दे दी किसको, हिंदू मैरिज एक्ट को। यानी कि ए का इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो क्या है, हिंदू है। और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को कंबाइंड रीड करके हमें लग रहा है कि वो क्या हो जाएगा, अप्लाई कर देगा। तो यहां पे हाई कोर्ट्स ने इस तरीके से जजमेंट देना चालू कर दिया। बहुत सारे जजमेंट्स है, लेकिन उनमें से एक जजमेंट में आपको रेफर कर देता हूं। ठीक है, वो है वरेंद्र सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, ये जजमेंट है 2005 का। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसमें वही मैटर है कि सर क्या हम हिंदू मैरिज एक्ट को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला कि भैया फर्क नहीं पड़ता, अगर हम आर्टिकल 245 क्लॉज 2 पढ़े, सेक्शन 1 पढ़े एंड सेक्शन 2 पढ़े, तो यहां पे हमें ये समझ में आ रहा है कि हिंदू अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। और हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस इंडिविजुअल में और इंडिया के अंदर कोई कनेक्शन है भी नहीं है, हिंदू होना उसके लिए अपने आप में सफिशिएंट है। यानी कि इस सिचुएशन में कि वो यूएसए में रह रहा है, ठीक है, हिंदू है, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं, तब भी हम क्या करेंगे, ए के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट को अप्लाई कर देंगे। यानी कि क्या किया, हिंदू मैरिज एक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई करवा दिया। ठीक है, इंडिया छोड़ो, होल ऑफ द कंट्रीज, सॉरी होल ऑफ द वर्ल्ड ये एक्ट अप्लाई होने वाला है। तो हो गई ये गड़बड़, है ना। और बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इसी लाइन में अपने जजमेंट्स देना चालू कर रखा था ऑलरेडी। पुराने भी जजमेंट्स आपको केरला हाई कोर्ट के मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के भी मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो आपको इस लाइन में मिलने वाले हैं।
अब ये जब इशू इतनी ज्यादा आ रहा था, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा था, तो दिक्कत होना चालू हो गई कि सर कैसे डिसाइड करें, क्योंकि क्या हो रहा है, कई बार पार्टीज इंडिया में शादी करती हैं, इंडिया से शिफ्ट होकर किसी दूसरी कंट्री में चली जाती है, उसमें से एक पार्टी बोलेगी नहीं मैं तो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगी, मैं उस वाले लॉ को अप्लाई करूंगी, डाइवोर्स उस प्रोविजन के अंदर लूंगी, मेंटेनेंस वहां पर लूंगी। अपोजिट पार्टी बोलती है नहीं हम तो यूएसए में रह रहे हैं, हम तो यूएसए का लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट अराइज। तो यहां पे जब ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा अराइज हो रहा था, तो फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 2013 के अंदर बात बोली, है ना। 2013 में एक जजमेंट है, और हमारा आज का जो पूरा लेक्चर है इसी जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, आपको टॉपिक क्लियर करने के लिए। अब 2013 के अंदर एक लैंडमार्क जजमेंट आया, उस लैंडमार्क जजमेंट का नाम था सोंदूर गोपाल वर्सेस सोंदूर रजनी। टू 2013। अब इस केस के जो फैक्ट्स है ना बड़े इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हस्बैंड और वाइफ है ये क्या करते हैं, इनकी शादी होती है और ये स्वीडन चले जाते हैं शादी के जस्ट बाद, शादी करके गए, फिर इनको क्या होता है 1997 में स्वीडन की क्या मिल जाती है, स्वीडन की सिटीजनशिप भी मिल जाती है, डोमिसाइल भी मिल जाता है। ठीक है, उनको क्या मिल गई 1997 में स्वीडन की सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। अब हम समझते हैं कि डोमिसाइल है क्या, कि मैं इसको सिटीजनशिप को डोमिसाइल को अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, अब डोमिसाइल समझने के लिए आपको एक और वर्ड समझना पड़ेगा। ठीक है, डोमिसाइल समझने के लिए आपको एक और वर्ड समझना पड़ेगा, वो है रेजिडेंट। ठीक है, डोमिसाइल और रेजिडेंट ये दो अलग अलग टर्म होती है, बहुत से लोग इसको इंटरचेंज करके यूज में लेते हैं, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में दोनों टर्म अलग अलग है। कैसे, देखिए, रेजिडेंट का मतलब होता है आप कहां पर रह रहे हो। ठीक है, आपका घर कौन सा है, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं, आई एम रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं यूएसए में रह रहा हूं तो मैं यूएसए का रेजिडेंट हो सकता हूं। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो ना, एक ही समय में अलग अलग तरह जगह के क्या हो सकते हो, रेजिडेंट हो सकते हो। मेरे पास इंडिया में घर है, मैं कभी इंडिया में रहता हूं, कभी यूएसए में घर बना लिया तो यूएसए में रह रहा हूं, कभी ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूं, बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, तो मैं क्या हो सकता हूं, एक ही समय पर मल्टीपल कंट्रीज का रेजिडेंट हो सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन रेजिडेंट और डोमिसाइल इक्वल नहीं है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि कहां पर आप परमानेंटली रहना चाहते हो, आपकी इंटेंशन क्या है। जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है उस जगह पर रहने के लिए, तब तक आप वहां की डोमिसाइल नहीं बन सकते हो, चाहे वहां पे 40 साल ही क्यों ना रह जाओ, आपको अपनी इंटेंशन शो करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं बोलता हूं एक इंडिविजुअल है एक्स, इंडिया का है, ठीक है, अब वो बिजनेस करने के लिए चला गया यूके, और यूके में रहते हुए हो चुके उन्हें 30 ईयर्स। क्या हो चुके हैं, 30 ईयर्स। अब जब 30 ईयर्स हो चुके तो किसी के भी मन में आएगा कि सर 30 ईयर्स हो चुके, इतना लंबा टाइम तो निकाल दिया इन्होंने, और कितना निकालेंगे, बहुत है, आधी जिंदगी जी लिए, तो ये डोमिसाइल हो गए होंगे यूके के। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेट सपोज वो जब भी बात करते थे, एक्स के फैमिली मेंबर जेड वो इंडिया में है और इसके और भी फ्रेंड्स हैं, तो जब भी फोन पे बात किया करते थे या फिर मेल किया करते थे, मैसेजेस किया करते थे, तो ये अपनी इंटेंशन बार बार शो करते थे, यार मुझे यूके पसंद नहीं आ रहा, अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री होती है, यहाँ पर आके रहना, तो मतलब वो ऐसी इंटेंशन शो किया करते थे कि मुझे तो इंडिया ही आना है। अब हो गए 30 साल यूके में रहते हुए, तो क्या इनका डोमिसाइल चेंज हो गया है इंडिया से यूके? नहीं हुआ है, वो यूके के सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट है, डोमिसाइल तो अभी भी किसके कहलाएंगे, इंडिया के, क्योंकि भैया उनकी कभी इंटेंशन ही नहीं थी कि यूके में वो परमानेंटली रहे। तो यानी क्या हो रहा है, उनकी इंटेंशन शो हो रही है कि वो रह तो यूके में रहे, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं। तो यहां पे उनका डोमिसाइल अभी भी क्या रहने वाला है, इंडिया ही रहने वाला है। हाँ, अगर वो ये शो कर देते कि नहीं मैं इंडिया छोड़ के यूके अब आ चुका हूं, मैं यूके में ही रहूंगा और परमानेंटली यूके में रहने वाला हूं, कभी इंडिया वापस नहीं आऊंगा, तो क्या हो जाता है, ये मान लिया जाता है कि उनका डोमिसाइल क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है इंडिया से यूके। यानी कि डोमिसाइल करने के लिए
किसी भी समय में आपको अगर अपनी डोमिसाइल चेंज करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल के लिए आपके पास होना चाहिए रेजिडेंट, क्या वहां पर रह रहे हो, प्लस आपकी इंटेंशन। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो ही क्या कहलाओगे आप कि हाँ हमने डोमिसाइल चेंज कर लिया है। अदरवाइज क्या होगा, आप उस जगह की सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट बन के रह जाओगे, कभी भी डोमिसाइल नहीं बन पाओगे, है ना। और डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल बाय बर्थ और डोमिसाइल ऑफ चॉइस। बाय बर्थ जहां पर आप पैदा हुए हो वहां की डोमिसाइल बन जाते हो, बाय चॉइस आप फ्यूचर में अपना डोमिसाइल चेंज कर सकते हो, जैसा कि हमारे प्रेजेंट केस में हो। अब चलिए वापस आते हैं हमारे केस के ऊपर। हाँ, यहां पर ये स्वीडन चले गए, ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। ये स्वीडन चले गए। अब स्वीडन जाने के बाद क्या हुआ कि यहां पर 1997 में स्वीडन की सिटीजनशिप ले चुके हैं और वहां का डोमिसाइल ले चुके हैं। लेकिन यहां पे क्या था ना कि उनकी जो वाइफ थी, अब उनकी अलग ही डिमांड है कि नहीं भैया मैं इस कंट्री में नहीं रहूंगी, मुझे वो कंट्री चाहिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, मैं उसमें जाऊंगी। तो भैया ठीक है, पति ने बोला ठीक है यार अब तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना तो करते हैं कुछ जुगाड़। तो उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट किया। और ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करके क्या करते हैं आप कि आप चले गए ऑस्ट्रेलिया में 1999 में आप क्या कर चुके हो, ऑस्ट्रेलिया जा चुके हो। ठीक है, ध्यान रखना कि आप क्या कर चुके हो, 1999 में ऑस्ट्रेलिया जा चुके हो और 97 में तो आपको क्या मिली थी, स्वीडन की सिटीजनशिप मिली थी। अब बोल देना जब किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। बेचारे 1991 में ऑस्ट्रेलिया गए और 2001 में इनकी जॉब वहां से छूट गई। 2001 में उनकी जॉब छूट गई। उन्होंने बोला यार क्या करें, जॉब छूट गई तो वापस आ गए हो स्वीडन। देख रहे हो कैसे कहानी चल रही है, मतलब लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कहां से कहां लेके जा रही है। पहले गए इंडिया से स्वीडन, वाइफ ने बोला स्वीडन नहीं रहूंगी, चले गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गए, जॉब छूट गई, वापस आ गए स्वीडन। अब वापस आए तो वाइफ फिर से चालू कि नहीं मुझे तो नहीं रहना, मुझे फिर से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है। तो फिर इनके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई फिर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, कब आई वो अपॉर्चुनिटी, 2002 में। नेक्स्ट ईयर ही आ गई, स्वीडन गया और नेक्स्ट ईयर फिर से अपॉर्चुनिटी आ गई। अब इसने बोला चलो चलो चलते हैं कहां पर, ऑस्ट्रेलिया। वाइफ ने बोला नहीं अब मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रही, पहले तुम जाओ काम वाम करो, तुम्हें लगता है कि सेटल हो रहे हो तो ही मैं ऑस्ट्रेलिया आऊंगी, अभी मैं जा रही हूं इंडिया। और वाइफ आ गई इंडिया, यानी कि हस्बैंड चला गया अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां पर कौन है, हस्बैंड, और जो आपकी वाइफ है वो है इंडिया। अब बेचारा हस्बैंड वहां पर काम कर रहा है और वाइफ ने क्या किया, 2004 के अंदर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, सॉरी बॉम्बे में फैमिली कोर्ट के सामने। अब जब ये पिटीशन फाइल हुई तो भैया हस्बैंड ने बोला कि हम बॉम्बे में आके क्यों केस करें, बॉम्बे का तो कोई राइट ही नहीं बनता बॉम्बे कोर्ट का, क्योंकि देखो हम सिटीजन है कहां के, स्वीडन के, ओके, हम डोमिसाइल कहां के, स्वीडन के, तो इंडिया क्यों लॉ अप्लाई कर रहे हो आप हमारे ऊपर, हम तो इंडिया का डोमिसाइल सिटीजनशिप दोनों छोड़ चुके हैं, तो हम पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैटर कहां पर गया, ये मैटर गया फैमिली कोर्ट के सामने, और फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की वाइफ मान ली, सॉरी हस्बैंड की बात मान ली। क्या आप बहुत सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो मानते हैं, और आप जो है क्या करो, ऑस्ट्रेलिया करो या स्वीडन करो, वहां देखो इंडिया में अप्लाई नहीं करोगे आप। अब यहां पर बात हाईकोर्ट तक गई, वाइफ ने हाईकोर्ट के सामने मैटर लेके गई अपील में। तो हाईकोर्ट ने क्या किया ना, फैमिली कोर्ट के जजमेंट को क्या कर दिया, ओवररूल कर दिया। और ओवरऑल करते हुए उन्होंने बोला, देखना इंटरेस्टिंग बात क्या बोली, उन्होंने बोला कि हम मान भी ले, ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि हस्बैंड ने इंडिया का डोमिसाइल छोड़ दिया, ठीक है, हम मान रहे हैं कि उसने इंडिया का डोमिसाइल छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही हस्बैंड ने स्वीडन को छोड़ा, जैसे ही हस्बैंड ने स्वीडन को छोड़ा ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, वैसे उसका स्वीडन का जो डोमिसाइल है वो भी खत्म हो गया। देख रहे हो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ऐसे जस्ट बिकॉज आपने कोई कंट्री छोड़ दिया आपका डोमिसाइल खत्म हो गया क्या, लेकिन हाईकोर्ट ने मान लिया। और हाईकोर्ट ने बोला हम मान लेते हैं कि आपने इंडिया का डोमिसाइल छोड़ दिया था, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि जैसे आपने स्वीडन छोड़ा आपका स्वीडन का डोमिसाइल भी चला गया। तो भैया कोई भी इंडिविजुअल विदाउट डोमिसाइल नहीं रह सकता, उसके पास कोई ना कोई तो डोमिसाइल होना ही चाहिए। तो कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आपने क्योंकि स्वीडन का छोड़ दिया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कहां के हो गए, इंडिया के डोमिसाइल हो गए। बात समझ रहे हो, यानी कि कोर्ट ने क्या किया, बिना हस्बैंड की रिक्वेस्ट माने, बिना कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के क्या मान लिया कि वो किसका हो चुका है डोमिसाइल, इंडिया, यानी कि जबरदस्ती उसके ऊपर इंडिया का ठप्पा लगा दिया। यस यू आर इंडिया, सॉरी यू आर यस
यू आर इंडियन, इंडिया के डोमिसाइल हो। अब हस्बैंड हो गया परेशान, यार ये क्या जबरदस्ती है, मैं इंडिया रह नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मुझे इंडिया का डोमिसाइल बनाए जा रहे हो। तो अब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने दो जो है इशू रेस किए। क्या इशू रेस किए? पहला इशू, हस्बैंड का डोमिसाइल, हस्बैंड का डोमिसाइल क्या है, ठीक है, हस्बैंड का डोमिसाइल क्या है। और दूसरा जुरिसडिक्शन, सॉरी एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो जो इशू था, क्या इंडिया से कनेक्शन हुए बिना भी जस्ट बिकॉज कोई इंडिविजुअल हिंदू है, क्या उसके ऊपर आप हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई कर दोगे? ये क्वेश्चन यहां पर रेज किए गए, दो क्वेश्चन थे यहां पर। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं ये वाला इशू, फर्स्ट इशू से हम डील कर रहे हैं कि हस्बैंड का डोमिसाइल क्या है, ठीक है, उसका डोमिसाइल क्या होने वाला है। अब भैया तीन ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहले आप इंडिया या फिर स्वीडन या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों तो उसके पास ऑप्शन है, इन तीन में से किसी एक का वो क्या बनने वाला है, डोमिसाइल बनने वाला है। अब यहां पे हस्बैंड ने क्लेम किया था कि सर मैं क्या हूं, ऑस्ट्रेलिया का डोमिसाइल हूं, ठीक है, हस्बैंड ने क्या क्लेम किया, सर मैं ऑस्ट्रेलिया का डोमिसाइल हूं। अब उसने कैसे ये क्लेम किया, उसने कुछ फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगाए कि देखो सर ये रहा मेरा वर्क परमिट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये रहा मेरा लीज जो मैंने वहां पर घर ले लिया है लीज पर रहने के लिए, और मैंने और भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज वहां पर की हैं। तो हस्बैंड ने अपनी इंटेंशन शो करने की कोशिश की कि सर मैं ऑस्ट्रेलिया का डोमिसाइल हूं। लेकिन यहां पर क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, ये जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो ना वो सफिशिएंट नहीं है आपको ऑस्ट्रेलिया का डोमिसाइल बनाने के लिए। तो कोर्ट ने ये बोल दिया। अब वहां पर दिक्कत ये आ गई, हस्बैंड ने बोला अच्छा सर अगर मुझे आप ऑस्ट्रेलिया का डोमिसाइल नहीं मान रहे ना तो आप क्या करो, मुझे स्वीडन का मानो, ठीक है, मैं ऑल्टरनेटिवली ये जो है क्लेम कर रहा हूं कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का नहीं हूं तो मैं कहां का हूं, स्वीडन का हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो नॉर्मल सरकमस्टांस में हम क्या करते, ये ऑल्टरनेटिव क्लेम को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन आज हमारा मूड नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और लिटरली ये हुआ, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका ऑल्टरनेटिव क्लेम। वैसे तो हम अलाउ कर देते, बहुत से केसेस में हम अलाउ करते हैं, लेकिन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। और अब देखो ये पूरी पिक्चर अब हो रही क्लियर कि आप ऑस्ट्रेलिया की तो डोमिसाइल बन नहीं पा रहे हो क्योंकि हम मान नहीं रहे आपको, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। स्वीडन के लिए आपने क्लेम किया नहीं, है ना, और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपका स्वीडन का डोमिसाइल तो जा चुका है। तो बचा क्या, बचा क्या आपके पास, इंडिया। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया का मान नहीं रहे, स्वीडन आपने क्लेम किया नहीं है, तो क्या बच गया आपका, इंडिया, यानी कि आप इंडिया के डोमिसाइल हो। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडिया का डोमिसाइल मान लिया। अब इंडिया का डोमिसाइल मान लिया तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू मैरिज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होना है। तो फर्स्ट इशू तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड इशू। सेकंड इशू क्या है कि क्या ये जो एक्सटेंट है हिंदू मैरिज एक्ट का, क्या वो उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी आप उस पर अप्लाई करो। तो यहां पे अपोजिट पार्टी यानी कि जो वाइफ के जो एडवोकेट्स है उन्होंने मल्टीपल जजमेंट्स दिए हाई कोर्ट्स के, जैसे मैंने बोला ना ये राजस्थान हाई कोर्ट का हो गया, केरला का हो गया, बॉम्बे का हो गया, तो बहुत सारे जजमेंट्स रेफर किए। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट रेफर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट रेफर किया वो था इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, 1989 का ये जजमेंट है। अब इस जजमेंट में एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी। इस जजमेंट में ये बोला गया था कि देखो अगर किसी भी एक्ट को आप इंडिया के बाहर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, ये आपका एक्ट है, ठीक है, और ये आपका इंडिया है, अगर ये आपका एक्ट है और ये एक इंडिया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर सॉरी आप इसको मानो पार्टीज, ठीक है, ये पार्टीज। अगर आप चाहते हो कि आपने एक्ट बनाया है इंडिया के अंदर और पार्टी रह रही है आउटसाइड इंडिया और आप उस एक्ट को अप्लाई करना चाह रहे हो, तो भैया यहां पर कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अगर पार्टीज और इंडिया के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं तो फिर आप उस एक्ट को उस पार्टी के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे। और ऐसा
जो रूल है, आप रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी पढ़ते हो, और उस रूल का नाम है टेरिटोरियल नेक्सिस, है ना। हम नॉर्मली ये जो रूल पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं इंट्रा कंट्री के लिए, यानी कि इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट लॉज बने हुए हैं। तो अगर राजस्थान में कोई लॉ बनाए तो क्या वो यूपी के इंडिविजुअल पर, महाराष्ट्र के इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये समझने के लिए हम टेरिटोरियल नेक्सस की हेल्प लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रिंसिपल को डोमेस्टिक लॉ से उठा के कहां पर डाल दिया, इंटरनेशनल लॉ में, और बोला कि आप अगर पार्टीज को उस एक्ट के एम्बिट में डालना चाहते हो तो भैया कोई ना कोई नेक्सस होना चाहिए। अगर कोई नेक्सस नहीं है तो फिर वो लॉ उस पार्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक्सटेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्या बोला। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि अब अगर आप चाहते हो कि हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी पार्टी पे अप्लाई हो तो उसके दो तरीके, या तो वो पार्टी इंडिया के अंदर रहती हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो पार्टी इंडिया के बाहर है ना, इंडिया से बाहर उसका डोमिसाइल रह रही है वो, तो एटलीस्ट उस पार्टी और इंडिया के बीच में जो कनेक्शन है वो है डोमिसाइल का, वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन नहीं होगा तो ये ब्रिज टूट जाएगा, और ब्रिज टूट जाएगा तो फिर आप इन दोनों के क्या नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और वो एक्ट यहां पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से उन्होंने पहली बात बोली कि भैया नेक्सस होना चाहिए। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली जो मैं रिपीटेडली क्लास में बोलता रहता हूं बच्चों को, कि देखो अगर आपके एक्ट के अंदर कोई वर्ड लिखा हुआ है, आपको लगता है कि वर्ड अननेसेसरी है, आपको लगता है वर्ड रिपीटेड है, या फिर आपको लगता है कि ये वर्ड यूजलेस है, अगर ये नहीं भी होता तो काम चल जाता, तो ये तीनों ही अजम्पशन आपके गलत है ना। अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी वर्ड किसी भी एक्ट में किसी प्रोविजन में मेंशन किया ना, देन उस वर्ड का कोई ना कोई मतलब है, आप उसको ऐसे ही स्किप नहीं कर सकते हो, आपको समझना पड़ेगा कि वर्ड क्या है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो है, अब जो सेक्शन 1 है उसमें डोमिसाइल वर्ड यूज में लिया गया है, ठीक है, एक वर्ड यूज में लिया हुआ है डोमिसाइल। तो यानी कि ये लेजिस्लेटिव इंटेंट है कि अगर आपको इस एक्ट को इंडिया के बाहर अप्लाई करना है तो वो इंडिविजुअल इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि ये इंटेंशन किसकी, आपके लेजिस्लेचर की है। तो अब ऐसी सिचुएशन हम डोमिसाइल वर्ड को स्किप नहीं कर सकते हैं, और हम क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, हम ये बोलने वाले हैं कि अगर कोई भी पार्टी इंडिया के बाहर रह रही है तो उस इंडिविजुअल और इंडिया के बीच में एक डोमिसाइल नामक कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन नहीं है तो हिंदू मैरिज एक्ट किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल वर्डिक्ट दिया। तो इस तरीके से फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को पूरा क्लियर किया है कि कब आप हिंदू मैरिज एक्ट को इंडिया के बाहर अप्लाई कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। अब इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। वो एग्जांपल्स कैसे, जैसे कि मान के चलो हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ है। अब ये क्या करते हैं, यूके में रह रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, और ये दोनों ही हस्बैंड और वाइफ क्या है, या तो हिंदू है या बुद्धिस्ट है या जैन है या फिर सिख है, ठीक है, ये दोनों ये हैं, और यूके में इनकी सिटीजनशिप भी है, रेजिडेंट भी है और डोमिसाइल भी है, तीनों ही चीजें हैं। तो क्या यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, ये है फर्स्ट सिचुएशन। चीज समझ में आई, हस्बैंड और वाइफ है जो हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख की कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, यूके में रह रहे हैं, और क्या है इनकी सिटीजनशिप, रेजिडेंट और डोमिसाइल, ये तीनों ही कहां पर है, यूके के अंदर है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो क्या इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। जब से 2013 का जजमेंट आया है इनका डोमिसाइल नहीं है, तो फिर इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। क्या चीज क्लियर हो गई है, ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ठीक है, सेकंड एग्जांपल, इमेजिन करो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ ये क्या कर रहे हैं, ये रह रहे हैं यूके, यूके में इनका रेजिडेंट है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं आज के टाइम पे विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, है ना, वो आप सभी को पता है इंडिया छोड़ के वो यूके शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी वो क्या है वहां पे शिफ्ट हुए हैं, अभी उनका डोमिसाइल कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी वो क्या कहां जा चुके हैं, यूके।
और वो रिलीजन से क्या है, हस्बैंड बुद्धिस्ट, सॉरी हिंदू, हस्बैंड नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट जैन सिख, इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो इनमें से किसी एक में। और उनका जो डोमिसाइल है वो कहां पर है, इंडिया। तो कल को, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा इशू क्रिएट हो, लेकिन कल को अगर उनका विराट कोहली अनुष्का शर्मा का कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होता है ना, तो डजंट मैटर वो यूके में रह रहे हैं या कहां रह रहे हैं, उनके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होने वाला है, हिंदू मैरिज एक्ट। क्योंकि वो कहां के डोमिसाइल है, वो इंडिया के डोमिसाइल है, इसलिए उनके ऊपर क्या होने वाला है, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक तीसरी सिचुएशन। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, एक इंडिविजुअल है एच, ठीक है, एक इंडिविजुअल है एच जो अभी रह रहा है न्यूजीलैंड। ठीक है, कहां रह रहा है, न्यूजीलैंड रह रहा है। और आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, अभी न्यूजीलैंड के अंदर भी इंडियंस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। न्यूजीलैंड में इंडिया के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भैया ये हमारी कंट्री के अंदर हाईजैक कर रहे हैं, अपने कल्चर को हम जबरदस्ती यहाँ पे लोगों के अंदर थोप रहे हैं, तो काफी सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अब जब ये प्रोटेस्ट चालू हुए न्यूजीलैंड में, तो फिर एच ने सोचा क्या छोड़ो, कौन रहे न्यूजीलैंड के अंदर, हमें तो हमारा देश बुला रहा है। और देश के नाम पे वो कहां पर आ गए, इंडिया में। और जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में सिटीजनशिप के भी अप्लाई कर दिया, और रहते हुए 10-12 साल हो गए, और उनको सिटीजनशिप भी मिल गई और डोमिसाइल भी मिल गया कि भैया उन्होंने बोला मेरे को तो इंडिया में रहना, वापस बाहर जाना ही नहीं है। क्या मिल गया, डोमिसाइल कहाँ का, इंडिया का मिल गया। अब ऐसे सिचुएशन में जो उनकी होने वाली वाइफ है वो तो ऑलरेडी इंडिया में रह रही है, और वो भी क्या है, बुद्धिस्ट जैन सिख। ठीक है, इस कैटेगरी में वो आ रही है, और हिंदू तो इंप्लाइड है ही। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, इसकी और इनकी हो गई मैरिज। अब कल को अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तब भी हिंदू मैरिज एक्ट ही एप्लीकेबल होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये क्या होने वाले हैं, ये भी डोमिसाइल इंडिया के हैं, और जो वाइफ है वो भी डोमिसाइल इंडिया की है, तो दोनों डोमिसाइल इंडिया के हो चुके हैं, इसलिए क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट यहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। तो इस तरीके से सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को अप्लाई किया जाता है, और इस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी को समझा जाता है। तो आई होप कि ये जब आपने पूरी पिक्चर देखी तो आपको समझ में आया होगा कि इतना इजी भी नहीं है। जो आप बोल दो ना इतना इजी है कि भैया लिखा हुआ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा, हमने पढ़ लिया मान लिया, नहीं, उस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के पीछे इतना बड़ा इशू है, वो अब आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी तरीके से आपको पूरा हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने ये सेक्शन 1 है वो कवर कर लिए। आने वाली क्लास में हम और भी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे हिंदू कौन है, ठीक है, कन्वर्ट रिकन्वर्ट की सिचुएशन में क्या हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। और अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये जो लेक्चर है इसमें आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया, जो हमने एग्जांपल दी उसके थ्रू आपको समझ में आया, जो हमारी अप्रोच है कि एक जजमेंट को उठा के उस कंसेप्ट को पढ़ाना, फिर उसके ऊपर एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लेरिफिकेशन देना, अगर आपको लगता है हमारी अप्रोच आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, और बेल आइकन जरूर दबाइए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो गुड बाय।